राजधानी भोपाल में बीजेपी रिव्यू मीटिंग लेगी, अपने नेताओं पदाधिकारियों का रिव्यू करेगी। 4 जून के बाद नेताओं के परफॉर्मेंस पर समीक्षा होनी है। चुनाव प्रबंधन से जुड़े नेताओं के काम की समीक्षा की जाएगी। विधानसभा क्षेत्र में लीड घटी तो विधायकों की टेंशन बढ़ेगी। तो 4 जून को बीजेपी दफ्तर में रिव्यू मीटिंग होनी है। जी हां, अपने नेताओं पदाधिकारियों की रिव्यू मीटिंग लेगी भारतीय जनता पार्टी। 4 जून के बाद नेताओं की परफॉर्मेंस पर समीक्षा की जाएगी। चुनाव प्रबंधन से जुड़े नेताओं के काम की समीक्षा की जाएगी। विधानसभा क्षेत्र में लीड घटी तो विधायकों की टेंशन बढ़ेगी, ये बात भी सामने आई है। परफॉर्मेंस के आधार पर ही डिसाइड होगा कि क्या कुछ करना है, आगे की रणनीति किस तरीके से, आगे का राजनीतिक भविष्य नेताओं का क्या होगा, ये काफी कुछ निर्भर करेगा आने वाले लोकसभा चुनाव के रिजल्ट में। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि अगर लीड घटती है विधानसभा क्षेत्र में तो विधायकों की टेंशन बढ़ेगी। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रुख करेंगे, हमारे इस ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर लाइव। श्याम जी, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल इस रिव्यू मीटिंग को लेकर? क्या तैयारी, क्या कुछ करने की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की 4 जून को? देखिए, भाजपा हमेशा समीक्षा करती है और उसके बाद तैयारी में जुट जाती है। तो ये समीक्षा बैठक है कि जिन बूथ स्तर पर हमने जाने की बात की थी, तो लोकसभा चुनाव और उससे पहले हुए विधानसभा चुनाव, उतने बूथ जीते कि नहीं जीते, अगर नहीं जीते तो क्यों नहीं जीते, और विधायकों ने सक्रियता से अपनी भूमिका निभाई या नहीं निभाई। दूसरी बड़ी बात, मंत्रियों ने क्या किया। तो ये सभी हर स्तर पर जो है समीक्षा होगी, क्योंकि इतनी समितियां बनी थी, लगभग 38 समितियां थीं, और उन समितियों ने क्या किया, अपना काम बखूबी किया या नहीं किया, ये भाजपा जो है देखना चाहती है, रिव्यू करना चाहती है। अच्छा, जब रिव्यू होगा तो फिर आकलन भी होगा कि आपने अपना काम अगर बखूबी नहीं किया तो फिर संगठन आपको आगे क्यों बढ़ाए, क्यों आपको मंत्री की कुर्सी पर बैठाए रखे, क्यों आपको जो है आगे निगम मंडल में एडजस्ट करे। तो इससे अच्छा उन लोगों को आगे बढ़ाए जो काम करना चाहते हैं, काम कर रहे हैं, जिनका अच्छा रिव्यू आएगा, उनको अच्छा प्रतिसाद मिलेगा। बिल्कुल। और 4 जून के बाद, रिजल्ट के बाद मोहन मंत्रिमंडल में बदलाव के भी संकेत मिल रहे हैं श्याम। तो कहीं ना कहीं इससे भी इसे जोड़कर देखा जा सकता है कि रिव्यू मीटिंग होगी, नेताओं के परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, उसके बाद ही मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकते हैं। बिल्कुल, आपका ये आकलन बिल्कुल सटीक है कि पहले रिव्यू, उसके बाद फिर ये तय होगा कि कौन कुर्सी पर रहेंगे, कौन नहीं रहेंगे, और किन को निगम मंडलों में जगह दी जाएगी और किन को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, किन को ये कहा जाएगा वापस जाइए, अपने क्षेत्र में जनाधार बढ़ाइए, काम करिए। ठीक है श्याम, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो 4 जून को बीजेपी रिव्यू मीटिंग लेने जा रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये मीटिंग होगी और नेताओं के राजनीतिक भविष्य को भी ये तय करेगी मध्य प्रदेश में कि आगे क्या कुछ होगा उनका। आगे बढ़ेंगे, भोपाल से खबर है, सागर मामले पर सियासत तेज है। कांग्रेस ने 9 सदस्यीय जांच दल बना दिया है। सागर मामले को लेकर जांच दल तैयार करेगा बरोदिया में हुई घटना की रिपोर्ट। सागर के बरोदिया में जो घटना हुई है इसकी रिपोर्ट तैयार करेगा कांग्रेस का जांच दल। कांग्रेस ने 9 सदस्यीय जांच दल बना दिया है। सागर मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे, हमारे सहयोगी सूरज तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर लाइव। सूरज, और जब जीतू पटवारी पहुंचे, राहुल गांधी की पीड़ित परिवार से बात कराई, उसके बाद मोहन यादव पहुंचते हैं, पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हैं, तब से ही सियासत शुरू हो चुकी थी इस मामले को लेकर, और कांग्रेस ने अब तो 9 सदस्यीय जांच दल भी गठित कर दिया है। जी देखिए सुमित, निश्चित तौर पर इस मामले में सियासत खूब हो रही है और कांग्रेस ने शुरू में ही कहा था कि इस मामले में जांच दल गठित किया जाएगा और जो जांच दल होगा वहां जाएगा और पूरे मामले की जांच करेगा कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना हुई तो कैसे हुई। तमाम नेता पहुंचे, लेकिन इस मामले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के जो मीडिया प्रभारी हैं मुकेश नायक जी, इन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, सागर के खुरई में जो घटना हुई, एक बड़ी घटना हुई, इसमें आप लोगों ने जाँच दल गठित किया है 9 सदस्यीय, क्या करेगा जाँच दल, कब जाएगा, कैसे क्या जाँच करेगा? मैं खुद उन परिजनों से मिल के आया हूँ। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी के साथ गया था। मैंने इतनी जघन्य, इतनी लोमहर्षक
इतनी अमानवीय घटना नहीं देखी इसके पहले कभी। पहले बहन को छेड़ा, प्रतिरोध करने पर भाई का कत्ल कर दिया, माँ को पूरे बाजार में निर्वस्त्र घुमाया मारते हुए, आप कल्पना करिए। और उसके बाद केस वापस लेने का, गवाह बदलने का दबाव डाला। परिजन जब तैयार नहीं हुए तो चाचा का कत्ल कर दिया। और उस एम्बुलेंस में वो बच्ची बैठी थी जिसने छेड़छाड़ की रिपोर्ट की थी, जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ, उसको रास्ते में एम्बुलेंस से उतारकर कत्ल करके सड़क पर फेंक दिया। और आज भी जिस तरह से उस परिवार के ऊपर दबाव है, जिस तरह से वो परिवार भयग्रस्त है, तो उसके तो परिवार के जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रह गया। वो इतने दबाव में और भय में काम कर रहा है। और इसके पीछे मंत्री भूपेंद्र सिंह जी हैं। उन्होंने स्वयं उन परिजनों को अपने घर बुलाया था, आपने कल टेलीविजन में देखा होगा, और कहा कि हमारा राज चल रहा है, यहाँ के हम राजा हैं। उनकी भाषा तो सुनो उस पर, ये कहाँ के राजा हैं, कहाँ इनका राज चल रहा है। सर, मुख्यमंत्री मोहन यादव भी गए थे, उन्होंने न्याय के लिए कहीं ना कहीं कहा है कि न्याय मिलेगा परिजनों को। जो ऊपर चले गए, मर गए, उनको न्याय मिलेगा? कहाँ ऊपर जाएंगे न्याय दिलाने के लिए, बात करेंगे उनसे? कैसे न्याय मिलेगा? पहले एक भाई का कत्ल किया जिसकी उम्र 18 साल से कम थी, फिर उसके चाचा का कत्ल किया, फिर उसकी बहन का कत्ल किया। भरे गांव के अंदर एक घर में ले गए और उसके चाचा को 80 से 90 कट्स हैं पूरी बॉडी के ऊपर। इतनी निर्मम और इतनी जघन्य हत्या है वो कि रोंगटे खड़े हो जाएं देखने वालों के। सर, ये जो जांच दल है, जो जांच दल गठित किया है 9 सदस्यीय, ये क्या करेगा? अगर जांच दल जाएगा तो क्या करेगा? ये हमारी कोई सरकार तो है नहीं। हम एक संरक्षण कवच का काम करेंगे। हम जाएंगे, दलितों पर होने वाले अत्याचार को जनता के बीच में रखेंगे, जनबल तैयार करेंगे, लोगों को बताएंगे कि कैसा जंगल राज चल रहा है, किस तरह से लोग असुरक्षित हैं, किस तरह से लोगों के साथ पीड़ादायक और अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है। ठीक है सुमित, ये मुकेश नायक जी थे जो ये कह रहे हैं कि हमारा जो जांच दल है वहां जाएगा और कहीं ना कहीं जो पूरा मामला है उसके रिपोर्ट पूरा तैयार करेगा और फिर जो मुखिया है उनको सौंपेगा। लेकिन जिस तरह से ये कह रहे हैं कि हमने वहां पर खुद गए, जीतू पटवारी के साथ गए और पूरे घटनाक्रम को बता रहे हैं। फिलहाल सियासत हो रही है, चाहे बीजेपी के नेता हों चाहे कांग्रेस नेता हों, सियासत खूब हो रही है। लेकिन बड़ी बात है कि न्याय कब मिलेगा परिजनों को? हाँ, न्याय कब मिलेगा, यही बड़ी बात है। राजनेता तो अपने अपने बयान दे रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पीड़ित को न्याय कब मिलेगा। बहुत शुक्रिया सूरज, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे अब। मध्य प्रदेश के शिक्षा जगत में माफिया घोटाले पर घोटाले कर रहे हैं। बच्चों और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले इन माफियाओं को सिस्टम की शय है और इसीलिए वे बिना कुछ परवाह किए धड़ल्ले से सब कुछ कर रहे हैं। अभी नर्सिंग कॉलेजों की धोखाधड़ी का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अब डी.एड और बी.एड कॉलेज खोलने और एडमिशन में घोटाला उजागर हो गया है। मामले में कॉलेज के संचालक, प्राचार्य और बिचौलियों ने मनमाने ढंग से कहीं भी कॉलेज दिखा दिए। जहां हकीकत में चंद कमरे भी नहीं थे, वहां कागजों में पूरी की पूरी नई बिल्डिंग खड़ी कर दी इन लोगों ने। देखिए क्या कारनामा किया है। राजेश सिंह जी हैं हमारे बीच में, एसटीएफ के एसपी हैं, उनसे समझेंगे क्योंकि उन्हीं ने इस प्रकरण को पकड़ा है, जांच रहे हैं और छानबीन भी कर रहे हैं। सर, क्या स्थिति है? एक शिकायत आई थी एसटीएफ पे, बल्कि एक नहीं, कई कुछ शिकायतें अभी और तहकीकात में हैं, जिसमें बताया गया कि जो बीएड और डीएड कॉलेज हैं वह कागज़ों पे संचालित हैं, उनके भवन नहीं है या भवन उनने बाद में बनाए वो थे ही नहीं, जो मान्यता के लिए डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं वो सही नहीं है। जब एसटीएफ ने इस सब की तहकीकात की तो सामने आया कि वाकई मान्यता प्राप्त करने के लिए एसडीओ कार्यालय का जो डायवर्सन आदेश है वो फोर्ज पाया गया। इसके अलावा भवन पूर्णता प्रमाण पत्र जो पंचायत के लगाया वो पंचायत ने जारी नहीं किया, वो फोर्ज पाया गया। फोटोग्राफ्स जिस बिल्डिंग के लगाए गए मौके पे थी नहीं। मध्य प्रदेश के दूसरे इलाके जो हैं वहाँ भी डीएड बीएड होता है, क्या उनमें भी फर्जीवाड़ा मिल सकता है, क्योंकि एक क्षेत्र में इतने कॉलेज मिले? अभी जो शिकायत आई है उसकी तहकीकात की जा रही है और हमारे एडीजी एसटीएफ श्री पंकज श्रीवास्तव साहब के मार्गदर्शन में हमने विशेष 6 टीमें लगाई हैं जो एज पर एविडेंस कार्रवाई कर रही हैं। जैसे एविडेंस आएंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी।
सर, इसके अलावा हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये इससे पहले व्यापम जो पूरा मामला है उसकी कार्रवाई, उसकी छानबीन भी आप लोगों ने ही की थी। अब ये दूसरा बड़ा घोटाला है जिसकी जो है छानबीन आप लोग कर रहे हैं, तो इसमें इतना बड़ा अमला भी लगेगा, क्योंकि अभी कह नहीं सकते तह में कितने कॉलेज हो सकते हैं, लगातार लंबी कार्रवाई चलेगी, लंबी जांच चलेगी। पूरी टीम है यहाँ पे और इसमें एक तकनीकी दक्ष अधिकारी कर्मचारी हैं, पूरी की पूरी टीम लगी है। जैसा मैंने बताया, ऐसी आवश्यकता के अनुरूप हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन मार्गदर्शन में कार्रवाई की जा रही है। आपने सुना कि तह में बहुत कुछ चल रहा है, अब डीएड और बीएड में भी घोटाला है और वही सब गड़बड़ियां हैं जो नर्सिंग में देखने को मिली थी। ज़मीन पर कुछ नहीं है और ख्वाब बड़े बड़े हैं, और इन ख्वाबों में कहीं ना कहीं उन बच्चों का भविष्य दांव पर लगाया गया है जो बच्चे अपना यहाँ करियर बनाने के लिए आए थे। श्याम सिंह तोमर, विस्तार न्यूज़ के लिए, कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ। वहीं इंदौर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सामने आया, जहां उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में बीजेपी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि 4 जून को भारत का परचम विश्व पटल पर लहराएगा और पीएम मोदी तीसरी पारी में देश को तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने का संकल्प लिया है। और क्या कुछ कहा है सिंधिया ने, आपको सुनवाते हैं। आगामी 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो भारत का परचम विश्व पटल पर लहराएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तीसरी पारी में। और तीसरी पारी में जो प्रधानमंत्री जी ने सदैव कहा है कि भारत को तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में 2027 तक उभारने का संकल्प लेके प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब कार्यकर्ता के रूप में आगे बढ़ेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार के मंत्री 2 दिनों तक सुशासन का पाठ पढ़ेंगे। आज और कल आईआईएम रायपुर के कैंपस में राज्य सरकार के मंत्रियों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रशिक्षण के लिए देश भर के प्रोफेशनल्स को आमंत्रित किया गया है जो अलग अलग विषयों पर जानकारी दे रहे हैं। मंत्रियों के प्रशिक्षण की शुरुआत छत्तीसगढ़ के 10 साल के विजन को लेकर शुरू की गई। ग्वालियर में लगातार बढ़ रही दुष्कर्म और छेड़छाड़ की वारदातों के बीच एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां नाबालिग ने जलती गैस पर खड़े होकर खुद को आग लगाकर जान देने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि स्कूल में पढ़ने वाला आरोपी हनी रजक नाबालिग को कोचिंग जाते समय परेशान किया करता था, जिससे तंग आकर युवती ने ये कदम उठाया। वहीं आग से नाबालिग छात्रा का शरीर 50% जल गया। ये घटना 17 मार्च की है और हालत में सुधार आने के बाद नाबालिग की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी हनी रजक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पूरा मामला ग्वालियर थाना क्षेत्र के मंगलेश्वर मंदिर के पास घास मंडी का बताया जा रहा है। जबलपुर से खबर है, आप पिता पुत्र हत्याकांड का मामला है। मुख्य आरोपी मुकुल सिंह ने भी सिविल लाइन थाने में सरेंडर कर दिया। पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लंबे समय से पिता की हत्या की प्लानिंग कर रहे थे नाबालिग लड़की और आरोपी। जबलपुर से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पिता पुत्र हत्याकांड के मामले में मुख्य आरोपी मुकुल सिंह ने सिविल लाइन थाने में सरेंडर कर दिया है। पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस बात की जानकारी दी। लंबे समय से पिता की हत्या की प्लानिंग कर रहे थे नाबालिग लड़की और आरोपी। तो जबलपुर में पिता और पुत्र के दोहरे हत्याकांड के मामले में आखिरकार खुलासा हो चुका है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे साथ पुलिस अधीक्षक मौजूद हैं। सर, सफलता कहेंगे बड़ी, लेकिन बहुत देर से। ये देखिए, हर केस अलग रहता है और हर केस के चैलेंजेस और हर केस के अक्यूज्ड अलग रहते हैं। इस केस में भी हमारी टीम ने लगातार काम किया। मेरे कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जो 2-2 महीने से घर पे भी नहीं आए हैं। वो लगातार इनको पीछे चेस कर रहे थे और उन्होंने इनको अक्रॉस द स्टेट्स, जिसमें साउथ इंडिया में मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में, बेंगलोर में, उसके अलावा ईस्टर्न स्टेट्स में भी गए और उसके बाद ये नॉर्दर्न स्टेट्स में भी गए। तो जहाँ भी ये गए हमारी टीम वहाँ गई। अनफॉर्चुनेटली उनको वो सक्सेस नहीं मिल पाई और उन्होंने सीसीटीवी फुटेज और जो भी डिटेल्स निकालनी थी वो डिटेल्स निकाली। मेन मोटिव क्या था इस पूरे हत्याकांड को? पिता को भी मारना, 8 साल के बेटे को भी मारना, क्या प्लान? देखिए, क्योंकि जो औपचारिक बालिका है उसने सितंबर के महीने में FIR कराई थी और उसमें इसके अगेंस्ट परिवार के दबाव में उसने स्टेटमेंट दे दिए थे। तो इसको ये डर था कहीं वापस जेल में नहीं चला जाए और उसके बाद पेरेंट्स के रोक टोक के कारण जो है इनकी बातचीत नहीं हो पा रही थी। तो इन लोगों ने
एक ऐप के थ्रू बात करना शुरू किया और फिर उसके बाद इन लोगों ने प्लान बनाया कि क्योंकि पिता जो है सबसे ज़्यादा विरोध कर रहे थे, तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि पिता को हमें रास्ते से हटाना पड़ेगा और इन लोगों ने प्लान करके ये घटना करी थी। भाई को मारने के देखिए, वो जब पिता के साथ ये घटना हो रही थी तो उस समय भाई भी वहाँ पर आ गया और चिल्लाने लगा, तो उसको उस सिचुएशन में इन लोगों ने जो है भाई की भी हत्या कर दी। लड़की बराबर की हिस्सेदार रही है इस पूरे घटनाक्रम में? देखिए, वो प्लानिंग में शुरू से साथ थी और ये दोनों लगातार इसमें शुरू से लेके और एंड तक दोनों साथ में थे। बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार से बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ एसपी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये पूरा मसला जो है वो बेटी और आरोपी ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़। तो बेटी और आरोपी ने इस पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया, पुलिस का ये कहना है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस पूरे मामले की जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले की जानकारी दी। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम जबलपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव संस्कार धानी जबलपुर से। दुर्गेश, कहा जाता है कि आरोपी कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन पुलिस के चंगुल से बच नहीं पाता और ये बात एक बार फिर से साबित हुई है। बिल्कुल सुमित, जबलपुर में हुए इस दोहरे हत्याकांड के मामले में हम ये नहीं कहेंगे कि ये पुलिस की सफलता है, ये आरोपियों की हताशा थी। जो वो भाग भाग कर थक गए थे, पैसा खर्च हो चुका था, रहने का कोई ठिकाना नहीं था। नाबालिग लड़की 4 दिन पहले हिरासत में आ चुकी थी और यही वजह थी कि जो मुकुल मुख्य आरोपी है उसे सरेंडर करना पड़ा और वो आया सीधे जबलपुर सिविल लाइन थाने में। कल देर रात वहां पर वो पहुंचा और उसने ये कबूल किया कि मैंने ही राजकुमार विश्वकर्मा की हत्या की थी और पिछले 70 दिनों से मैं फरार था और अब मैं सरेंडर करने आया हूं। और यहीं पर आकर पुलिस की जो पूरी छानबीन थी वो खत्म हो गई। देर रात से सुबह तक पुलिस ने जो कुछ पूछताछ में बाहर निकाला, उस पर आदित्य प्रताप सिंह जो एसपी हैं उनका कहना था कि ये जो हत्याकांड हुआ है ये सोची समझी प्लानिंग थी, क्योंकि नाबालिग लड़की और आरोपी मुकुल सिंह लंबे समय से इस हत्याकांड को अंजाम देने की फिराक में थे। वजह उसकी ये थी कि पिता, यानी कि जो लड़की के पिता राजकुमार विश्वकर्मा थे, वो आरोपी और नाबालिग लड़की के बीच में चल रहे प्रेम संबंध को जानते थे और वो इसे स्वीकार नहीं कर रहे थे। और यही वजह थी कि उन्होंने इस पूरे मामले पर आरोपी के खिलाफ मामला भी दर्ज कर दिया गया था और वो जेल भी गया था। अब 2 वजह थी इस हत्याकांड के पीछे अंजाम देने की। पहली तो जेल जाने का बदला लेना था और दूसरा अपने प्रेम संबंध को आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए पिता को रास्ते से हटाना था। और पिता को रास्ते से हटाने के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग की गई थी मुकुल सिंह और नाबालिग लड़की के द्वारा। दुर्गेश, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगा कि इस पूरी प्लानिंग में क्या केवल लड़का और लड़की ही शामिल थे या किसी और कोई और भी था प्लानिंग करने के लिए, उन्हें सब बताने के लिए? क्या इस बात का भी खुलासा हुआ है? पुलिस क्या कुछ कह रही है या फिर ये दोनों ही थे इस पूरी प्लानिंग में? देखिए, इस पूरी प्लानिंग में केवल ये दोनों थे, कोई तीसरे शख्स का नाम अब तक बाहर नहीं आया है। पुलिस का कहना है पूछताछ जरूर है, लेकिन जो अब तक जानकारी मिली उसके मुताबिक ये दोनों ही। और इसमें हम जब शुरुआत में ही कह रहे थे कि शायद नाबालिग लड़की किसी डर में या दहशत में आकर उसके साथ मिली है, लेकिन नहीं है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि बराबर की सहभागिता थी नाबालिग लड़की और आरोपी के बीच में इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए। बेटे तनिष्क को क्यों मारा, इस सवाल पर उसका कहना यह था कि पिता की हत्या करते हुए बेटे तनिष्क ने देख लिया था और उसने हल्ला मचाने की कोशिश की और वही कोशिश जो है उसे अपनी जान से हाथ धोनी पड़ी। आरोपी मुकुल ने उसको भी मौत के घाट उतार दिया। अब प्लानिंग इतनी खतरनाक थी कि बॉडी के टुकड़े करके उन्हें बोरे में भरकर और बाहर फेंकने की तैयारी थी, लेकिन चूंकि ब्लड इतना ज्यादा हो गया था जिसकी वजह से नाबालिग लड़की डर गई और लड़का भी डर गया और इस वजह से बॉडी के टुकड़े नहीं हो पाए। और फिर उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद छुपाने के लिए पूरे घर को साफ किया, ब्लड को साफ किया, खुशबू पैदा करने के लिए अगरबत्ती भी वहां पर लगाई ताकि जो बदबू है वो बाहर ना जाए। और फिर बॉडी को जो है, एक बच्चे की बॉडी को फ्रिज में रखा और पिता की बॉडी को सोफे पर ही छोड़कर वहां से भाग निकले। 8 राज्यों तक ये गए। तकरीबन इस दौरान 1.25 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए इन्होंने खर्च भी किया। भागते थक गए, रुक गए, फिर पकड़ा गए। दुर्गेश, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका दुर्गेश जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी विस्तार से हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। उधर कटनी में चड्डी बनियान गैंग सक्रिय है। बस स्टैंड चौकी अंतर्गत रचना नगर में गैंग ने सूने घर को निशाना बना लिया। घर में खड़ी बाइक, टीवी, नगद, ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। चड्डी बनियान गैंग की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही। उधर ग्वालियर में तत्कालीन एसडीएम लश्कर पर 25,000 का जुर्माना लगा है और तत्कालीन एसडीएम अनिल
बनवारिया पर राज्य सूचना आयोग मध्य प्रदेश ने ये जुर्माना लगाया है। बता दें कि फरियादी द्वारा आरटीई के जरिए मांगी गई सूचना की जानकारी न देने पर जुर्माना लगाया। नोटिस पर आयोग में उपस्थित भी नहीं हुए एसडीएम अनिल। अब वहीं वर्तमान में अशोकनगर में एसडीएम पद पर पदस्थ हैं अनिल बनवारिया। खंडवा जिले के इंदिरा सागर बांध के नगर बेड़ा आइलैंड, जहां पर पर्यटन निगम ने 2018 में करोड़ों रुपए खर्च कर बोट क्लब का निर्माण किया था, लेकिन आज तक इस बोट क्लब में किसी भी प्रकार के कोई पर्यटक नहीं पहुंच पाए। बता दें कि 2 दिन पहले ही पतंजलि आयुर्वेदिक के अध्यक्ष आचार्य बालकृष्ण ने दौरा किया था यहां पर, और अब इस आइलैंड पर आयुर्वेदिक पौधों को लगाने की तैयारी चल रही है, जिसके लिए राजस्व विभाग अब जमीन भी अधिग्रहण कर पतंजलि ग्रुप को सौंप देगा। और जहां टापू पर अब निजी कंपनी कई तरह की एक्टिविटी के साथ ही पतंजलि प्रोजेक्ट के पौधे भी लगाए जाएंगे। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा में 3 सप्ताह में फिर से रिकॉर्ड टूट गया है। धामों में दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में बड़ा उछाल आया और इस साल 10 मई को गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ धाम के कपाट खुले। वहीं 12 मई को बद्रीनाथ धाम और 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट भी खोले गए। धामों में दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 14 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है और इस साल सबसे अधिक 5,70,000 तीर्थयात्री केदारनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। शुरुआत से ही धामों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने लगी थी, जिससे धामों और यात्रा मार्गों पर व्यवस्थाएं बेपटरी हो गईं। यात्रा को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए प्रशासन को ऋषिकेश और हरिद्वार में 15 से 31 मई तक पंजीकरण बंद करने पड़े हैं। हालांकि अब 4 धाम यात्रा कुछ हद तक नियंत्रित हो चुकी है।